मेहमानों को विदा कर अभी शैली ने दरवाजा लगाया ही था कि मनीष ने उसे बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे मई जान। थैंक यू, थैंक यू सो मच कहकर उसने भी मनीष को चूम लिया और बोली, पार्टी बहुत अच्छी रही। सरप्राइज पार्टी रखने के लिए थैंक्स अगेन। यह बोलते हुए सैली का चेहरा खुशी से दमक रहा था। आज सैली का जन्मदिन था और उसकी सारी तैयारी मनीष ने अपने हाथों से की थी। केक बनाने से लेकर घर की सारी सजावट उसने खुद ही की थी। सैली को पता न चल जाए, इसलिए वह सुबह से ही अपनी तबीयत खराब होने का बहाना कर ऑफिस नहीं गया ताकि पार्टी की तैयारियां कर सके। शाम को मनीष के लिए दवाइयां लेकर शैली थके हारे और बुझे मन से घर में दाखिल हुई ही थी कि अपने सिर पर फूलों की बारिश होते देख आश्चर्यचकित रह गई। कुछ समझ पाती इससे पहले ही हैप्पी बर्थडे डियर शैली कहकर जब दोस्तों ने उसे घेर लिया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सब समझ गई वह कि मनीष की कोई तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि उसने बहाना बनाया ताकि उसके जन्मदिन की पार्टी की तैयारियां कर सके। अपने लिए मनीष के दिल में इतना प्यार देखकर शैली की आंखें भर आई। तुम मुझे इतना प्यार करते हो मनीष। मनीष के कंधे पर सिर रखकर सैली बोली, बहुत खुशनसीब हूँ मैं जो तुम जैसा साथी मिला मुझे। मेरी यही ख्वाहिश है कि हर जन्म में तुम मेरे साथी बनो और मेरी आखिरी सांस तुम्हारी बाहों में निकले। दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से कभी मत निकालना शैली, तुम्हें मेरी कसम। उसके होंठों पर उंगली रख मनीष बोला, तुम मेरी जिंदगी हो और जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आई प्रॉमिस। यह कहकर उसने शैली को बाहों में कस लिया और वह भी अपने मनीष के सीने से लग गई और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। धर्म, जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, हर बंधन से आजाद इनका प्यार 4 वर्षों से हर दिन और गहरा होता जा रहा था। लैला मजनू, हीर रांझा से कम नहीं था इनका प्यार। दोनों दो बदन एक जान थे। जैसे आज से 4 साल पहले दोनों एक दोस्त की पार्टी में मिले थे। यह शहर और नौकरी दोनों के लिए नए थे, इसलिए इनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरे के विचार और व्यवहार से दोनों इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और यह करीबी कब आकर्षण में बदल गई इन्हें पता न चला। मनीष यहाँ 5 लड़कों के साथ रूम शेयरिंग में रहता था। वहीं शैली पीजी में रह रही थी, मगर दोनों को वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए विचार कर दोनों अपना अपना स्थान छोड़कर 2 कमरे के किराए का घर लेकर रहने लगे। एक तो घर जैसा माहौल मिलने लगा उन्हें और साथ में जीवन में नई खुशियाँ भी आ गई। अब रोज़ दोनों मिलजुल कर घर का काम निपटाकर ऑफिस निकल जाते और आते समय उधर से ही दूध, फल, सब्जी वगैरह खरीद लाते। जो घर पहले आ जाता खाना वही बना लिया करता। साथ साथ रहने से इनके बीच प्यार पनपने लगा था और इस बात का अंदाजा उन्हें तब हुआ जब दोनों एक दूसरे के बगैर बेचैन हो उठते। अब जरा देर भी एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होने लगा था। उन्हें शैली जब कभी अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली चली जाती कुछ दिनों के लिए, तो मनीष एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता था। कैसे भी करके शैली यहाँ आ जाए। कभी मजाक में भी शैली उसे छोड़कर जाने की बात कह देती तो वह आहत हो उठता और कहता, ऐसी बातें मत करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तुम्हारे बगैर तो अब जीने की सोच भी नहीं सकता। और उसकी बात पर शैली खिलखिलाकर हंस पड़ती। मनीष के दिल में अपने लिए ढेर सारा प्यार देखकर शैली गदगद हो उठती थी, मगर हैरान वह तब रह जाती जब शादी के नाम से ही मनीष का मूड खराब हो जाता। कहता,
वह कि क्या उनके रिश्तों को शादी का नाम देना जरूरी है? पूरा जीवन ऐसे नहीं रह सकते साथ में दोनों। हाँ जरूरी है मनीष, उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए उस रोज सैली कहने लगी थी। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ रिश्तों को नाम देना जरूरी है। मनीष, यह बात तुम क्यों नहीं समझते? और मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और 4 साल से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो फिर इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे सकते? बोलो, समस्या क्या है? समस्या उमस्या कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज़ ये सब बातें कर मेरा मूड मत खराब करो। और क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मनीष ने झुंझलाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भरोसा नहीं है तुम पर? मैंने ऐसा कब कहा? पर मेरी बात भी तो समझो तुम। माँ पापा चाहते हैं अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। कल रात भी फ़ोन पर माँ यही कह रही थी कि पापा को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी है। वे चाहते हैं अब मैं अपनी गृहस्थी बसा लूँ। और क्या गलत चाहते हैं? वे हर माँ बाप यही चाहते हैं कि वक्त के साथ उनके बच्चों की गृहस्थी बस जाए। मगर तुम क्यों नहीं समझते यह बात? बोलो, क्यों? जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तो तुम बात बदल देते हो या मेरा ही ब्रेन वॉश कर देते हो। यह समझा बुझाकर कि शादी और बच्चे के झंझट में क्यों फंसना, जब जिंदगी आराम से बीत रही है। और मैं भी पागल तुम्हारी बातों में आ जाती हूँ। लेकिन अब मैं ऐसे लिव इन में नहीं रहना चाहती। हमारे रिश्ते को भी नाम मिले। कितना बोलती हो तुम शैली? शैली की बकबक से मनीष खींच उठा। तुम्हें क्या लगता है मैं उन लड़कों में से हूँ जो लड़कियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें छोड़ देते हैं? जानती हो ना तुम मैं कितना प्यार करता हूँ। फिर क्यों क्यों तुम हमेशा शादी की बात पर आकर अटक जाती हो? यह क्या मुसीबत है? शादी जैसे रिश्तों में बंधकर ही प्यार का सबूत दिया जा सकता है। क्या दुनिया में कितने ऐसे कपल हैं जो आराम से बिना शादी किए रह रहे हैं? तो तुम क्यों बार बार शादी की रट लगाए हुई हो? हाँ, रट लगाई हुई हूँ क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को जवाब देना है। उस दिन सैली ने ठान लिया कि वह मनीष से पूछ कर ही रहेगी कि वह उससे शादी करना चाहता भी है या नहीं, या यूं ही उसके साथ टाइम पास कर रहा है। मेरे माँ पापा ने किसी चीज़ पर रोक टोक नहीं लगाई आज तक, यहाँ तक कि जीवन साथी चुनने का भी अधिकार दिया है मुझे। तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनकी बात मानूं? माँ पापा चाहते हैं अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तो क्या गलत है मनीष? मैं भी चाहती हूँ कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम क्यों मना कर रहे हो? यह बात मुझे समझ नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम शादी करना ही नहीं चाहते और मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे हो? शैली को लगने लगा था कि कहीं मनीष का प्यार भी उन लड़कों जैसा तो नहीं है जो सिर्फ लड़कियों के शरीर से प्यार करते हैं और शादी अपने माँ बाप की मर्जी से। मनीष, मुझे आज जवाब चाहिए। बात अधूरी छोड़ शैली ने लंबी सांस ली और मन को शांत करने की नाकाम कोशिश करने लगी। मगर मन काफ़ी उथल पुथल हो रहा था। वह जानना चाहती थी कि आखिर क्यों शादी के नाम से ही मनीष के तेवर बदल जाते हैं। मगर मनीष ने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया और कमरे में चला गया। कुछ देर बाद सैली भी कमरे में आई, लेकिन उसे देख मनीष ने करवट बदल ली। दोनों बैठ के अलग अलग छोर पर लेटे रहे। न तो मनीष ने और न ही शैली ने एक दूसरे से कोई बात की। कई बार सोचा मनीष ने उसे अपनी बाहों में भरकर चूम ले, खूब प्यार करें, मगर फिर वही सवाल कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? बोलो ना, जवाब दो। लेकिन क्या जवाब दें? वह और कैसे? शैली, सुनो ना।
हौले से उसके कंधे पर हाथ रखकर मनीष ने कुछ बोलना चाहा, मगर उसने अपने आप को समेट लिया और दूर छिटक गई। पूरी रात दोनों दीवार की तरफ मुंह किए सोए रहे। सुबह भी शैली ने मनीष से कोई बात नहीं की और ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को भी उसने मनीष से कोई बात नहीं की और फिर रात दोनों की वैसे ही गुजरी। आज हफ्ता हो गया था दोनों को एक दूसरे से बात किए। जब भी मनीष बात करने की कोशिश करता, शैली कमरे का दरवाज़ा लगा लेती या घर से निकल जाती। उससे बिना बात किए मनीष कितना बेचैन था, यह बात शैली भी अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि वह भी तो उतना ही बेचैन थी। मगर उसे जवाब चाहिए था। कभी मन होता उसका शैली को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन फिर इस डर से अपना मुंह सील लेता कि कहीं सच जानने के बाद शैली उसे छोड़कर चली न जाए। शैली की बढ़ती बेरुखी अब उससे सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने सोच लिया कि वह सारा सच शैली को बता देगा। अब वह उसे और अंधेरे में नहीं रखेगा। क्या बताओगे कि तुम पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे के पिता हो और वह तुम्हें माफ़ कर देगी? मनीष के दिल से आवाज़ आई तो वह चौंक पड़ा। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारे शादीशुदा और एक बच्चे के पिता होने की बात सुनकर भी तुम्हारे साथ रहेगी? कभी नहीं। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। उसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और कल को अगर यह बात उसे कहीं और से पता चल गई कि मनीष पहले से ही शादीशुदा और एक बच्चे का बाप है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। दिल टूट नहीं जाएगा उसका? दिल के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, नहीं मनीष, तुम बता दो शैली को कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, मगर यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वह तुम्हारी मजबूरी ज़रूर समझेगी। एक बार दिल कुछ कहता तो दूसरी बार कुछ और। दोनों बातें सुनकर मनीष को लगा उसका दिमाग फट जाएगा, लेकिन फिर मनीष ने फैसला कर लिया कि वह सहेली को सब कुछ सच सच बता देगा, नहीं छिपाएगा कुछ भी। यह सोचकर वह सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद ही नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, दिल में जैसे कुछ घटना घटने वाली हो। सालों पहले का एक एक दृश्य आज उसकी आंखों के सामने फिल्म की रील की तरह गुजरने लगा। मनीष का घर गुजरात के एक छोटे से गांव मधापुर में है, जहां उसके माता पिता, बूढ़े दादा और चाचा चाची सब साथ में रहते हैं। एक बड़ा परिवार है उसका। ये लोग पहले इतने पैसे वाले नहीं थे, लेकिन फिर बाद में मनीष के पिता नरेंद्र और उसके भाई ने अपनी मेहनत से एक अच्छी संपत्ति बना ली। गांव में बड़ी कोठी बन गई। एक दुकान से कई दुकान हो गई, जिनमें 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। गांव में उनकी शान और शौकत सबसे अलग है। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सिवा एक वंश के बेटे की आस में। जब नरेंद्र की 3 3 बेटियां पैदा हो गई तो वे आहत हो उठे, क्योंकि इतना धन संपत्ति संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। इसलिए बेटे के लिए उन्होंने कई कर्मकांड करवाए। तब जाकर उनके घर बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मनीष रखा। बेटे के जन्म पर पूरे गांव में मिठाई बंटवाई गई। पंडितों को दिल खोलकर दान दक्षिणा दी गई। खूब जश्न मना, खुशी का ठिकाना न था नरेंद्र का कि वे बेटे के बाप बन चुके हैं, वरना तो आज तक वे अपने आप को निर्वंश ही समझ रहे थे। बेटियां आज भी वंश नहीं मानी जाती। अपने माता पिता के लिए वे तो आज भी पराई है, जिन्हें दान कर दिया जाता है। बेटे के जन्म से ही नरेंद्र ने सोच लिया था कि वे अपने बेटे को अपने जैसा मामूली पढ़ा लिखा इंसान नहीं,
बल्कि उसे बहुत बड़ा इंजीनियर बनाएंगे, जिससे गांव में उनका रुतबा और बढ़ जाएगा। लेकिन गांव के महाज्ञानी पंडित ने जब यह कहा कि मनीष की कुंडली में ग्रह दोष है और उसकी आयु कम है, तो वे टूट गए। लेकिन फिर उन्होंने एक उपाय भी बताया कि अगर उसकी शादी किसी ऐसी लड़की से तय कर दी जाए जिसकी कुंडली में अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान हो, तो यह दोष खत्म हो जाएगा। और ऐसी लड़की उन्हें जल्द ही मिल गई। पंडित जी के माध्यम से वह लड़की कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र के परम मित्र की बेटी मीरा थी, जिसकी कुंडली देखकर महाज्ञानी पंडित जी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि यह लड़की से अगर मनीष की शादी तय हो गई तो कभी उस पर कोई आँच नहीं आएगी। बिना कुछ सोचे समझे नरेंद्र ने उस पंडित की बातों में आकर अपने बेटे की शादी अपने परम मित्र की बेटी मीरा से तय कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि अभी वे मासूम बालक हैं, उन्हें तो सिर्फ अपना स्वार्थ दिखा। जब दोनों बच्चों की शादी तय हुई थी तब मनीष की उम्र 3 साल थी और मीरा 1 साल की थी। दोनों अबोध बच्चों को क्या पता कि उनकी ज़िंदगी का फैसला तो हो चुका है। बाल विवाह जो एक भयंकर अपराध है, मगर यह अपराध हुआ और पूरे गांव समाज के सामने हुआ, क्योंकि इसी में उन्हें अपने बच्चों की भलाई दिखी। पुलिस क्या कर सकती थी, क्योंकि इस गांव में तो वही होता था जो गांव के पंच फैसला करते थे। यह सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि उस भारत जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, में आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोग जो आपस में बिल्कुल अनजान हैं, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने के लिए एक बंधन में बांध दिया जाता है। और वे दो अपरिपक्व बालक शायद जिंदगी भर इस कुरीति से उबर नहीं पाते हैं और बाद में स्थितियां इतनी भयानक हो जाती है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बाल विवाह के केवल दुष्परिणाम ही होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी खुशी के लिए लोग बाज नहीं आते। स्कूली पढ़ाई पूरी होते ही आगे की पढ़ाई के लिए मनीष को शहर भेज दिया गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी होते ही बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में उसकी नौकरी लग गई, जहां उसकी मुलाकात सैली से हुई। कब और कैसे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए पता ही ना चला। उसे इस बात की आत्मग्लानि होती थी कि वह सैली से अपनी शादीशुदा होने की बात छिपा रहा है, पर एक डर की कहीं सच जानने के बाद सैली का साथ न छूट जाए, इस बात से ही मनीष सिहर उठता था और इसलिए आज तक उसने उससे अपनी शादी की बात छिपा कर रखी थी। हवा के झोंके से खिड़की खुलने की आवाज़ से मनीष चौंक पड़ा और वर्तमान में पहुंच गया। देखा घड़ी रात के 2 बजा रही थी। पास सोई शैली को उसने गौर से देखा। कितनी मासूम और प्यारी लग रही थी वह। मन हुआ उसे बाहों में भर लें और जी भरकर प्यार करें, पर खुद को रोक लिया। टकटकी लगाए छत को निहारते निहारते कब उसकी आंखें लग गई पता न चला। लेकिन सुबह वह शैली से पहले उठ गया और चाय भी उसने ही बनाई। गुड मॉर्निंग सैली की तरफ चाय का प्याला बढ़ाते हुए मनीष बोला, कुछ बात करनी है तुमसे, सुनोगी? चाय पीते हुए उसने कहा में गर्दन हिलाई, लेकिन धैर्य से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। तुम जानना चाहती हो ना कि क्यों मैं शादी के नाम से चिढ़ उठता हूँ, क्यों उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता? क्योंकि मैं देर तक अपने आप को रोके रखने के बाद आखिरकार मनीष ने अपनी शादीशुदा होने की बात सैली को बता ही दी। मनीष के शादीशुदा होने की बात सुनकर शैली के हाथ पांव थरथराने लगे और उसके हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। मैंने आज तक तुमसे यह बात इसलिए छिपा कर रखी
क्योंकि मुझे डर था कि मेरे शादीशुदा होने की बात पर सुनकर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। सच कहता हूँ शैली, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। शैली का हाथ थामकर मनीष बोला, सौगंध ले लो कि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। यह कहकर मनीष खामोश हो गया और शैली का चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगा। अवाक शैली अभी भी मनीष की तरफ देखे जा रही थी। उसकी आंखों से झरझर कर अब भी आंसू बहे जा रहे थे। कुछ न बोलकर वह वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में चली गई और दरवाज़ा लगा लिया। डर गया मनीष कि कहीं सच्चाई जानने के बाद शैली कुछ न कर बैठे, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा, यह कहकर कि वह उसे माफ़ कर दें। वह उसे धोखा नहीं देना चाहता था और अगर उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं है तो वह इस 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देगा। मनीष के मर जाने वाली बात सुनकर सैली ने घबराकर दरवाज़ा खोल दिया और वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। जरा शांत होने के बाद सैली को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि इसमें मनीष की कोई गलती नहीं है। शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई, इसमें वह कहाँ गलत है। गलत तो उसके माता पिता हैं, जो बचपन में ही उन्होंने उन्हें विवाह बंधन में बांध दिया। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मनीष एक शादीशुदा इंसान है और उस पर पहला हक उसकी पत्नी मीरा का है, उसका नहीं। वह कोई नहीं लगती उसकी, इसलिए उसका उसके जीवन से निकल जाना ही सही रहेगा। शैली, यह तुम क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो शैली? शैली को बैग में अपना सामान रखते देख मनीष बौखला उठा। तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है मनीष। मेरा तुम्हारी ज़िंदगी से निकल जाना ही सही रहेगा। अपने बहते आंसू पोंछते हुए शैली बोली, शादी भले ही जिस प्रकार से भी हुई हो, पर वह तुम्हारी पत्नी है, तुम पर उसका पूरा अधिकार है। शैली को इस तरह रोते देख मनीष की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। बोला, ठीक है तो फिर मैं इस अधिकार को ही ख़त्म कर दूंगा, तलाक दे दूंगा मीरा को। मनीष ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह मीरा को तलाक देकर रहेगा, क्योंकि बेमतलब के रिश्तों में बंधे रहने का अब कोई मतलब नहीं है। बस तुम मेरा साथ दोगी ना, यह बताओ। मनीष ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, हर हाल में। लेकिन तुम्हारे घर वाले और तुम्हारी पत्नी, क्या वह तलाक देने के लिए राजी होंगी? सशक्ति होते हुए शैली बोली, नहीं पता कि क्या होगा और क्या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। शैली कहकर उसने शैली को अपने सीने से लगा लिया। लेकिन शैली के माँ पापा इस रिश्ते के लिए अब तैयार नहीं थे। वे नहीं चाहते थे कि मनीष से उसकी शादी हो, लेकिन शैली तो जन्म जन्मांतर तक मनीष का साथ निभाने का वादा कर चुकी थी, तो वह कैसे अपनी बात से अब पीछे हट सकती थी। यह बात सुनते ही कि मनीष मीरा को तलाक देकर सहेली के साथ शादी करना चाहता है, नरेंद्र चीख पड़े, तू गांडो थई गयो छे, तुम पागल हो गए हो, तारू मगज फरी गयो लागे छे, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, जो जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा तोड़ जोड़ लिया। यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, समझे? हाँ समझा, और मैं भी वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ पापा, कि शादी कोई खेल नहीं जो अपनी खुशी के लिए किसी की बलि चढ़ा दी जाए। मुझे मीरा से तलाक चाहिए ही, हर हालत में। और अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कुछ भी करूँगा, पर मुझे तलाक चाहिए।
मनीष ने सपाट शब्दों में अपना फैसला सुना दिया और नरेंद्र ने वही पिता वाली धमकी दे डाली कि अगर वह उनकी बात से फिरेगा तो उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। नहीं चाहिए मुझे आपकी ये धन संपत्ति और कोठी, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, वह दे दीजिए बस। लेकिन नरेंद्र उसकी बात सुनने को भी तैयार न थे। मीरा को भी उसने कितना समझाया कि जिस रिश्ते में प्यार ही नहीं, उसमें बंधे रहने का क्या मतलब। तलाक के बाद वह भी तो अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी सकेंगी। रही बेटी की बात, तो वह उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन मीरा मनीष को तलाक देने के लिए हरगिज तैयार न थी। उसका कहना था, मेरा पति सिर्फ मेरा है। लेकिन यह शब्द भी मीरा के नहीं थे। यह सारे शब्द तो उसके दबंग पिता और भाइयों के थे, जो उसे जैसा करने को बोल रहे थे वह वही किए जा रही थी। इतना ही नहीं, गांव के 2-4 दबंग लोगों के साथ उसका भाई मनीष के घर भी पहुंच गया और धमका गया कि अगर उसने मीरा को तलाक देने की सोची भी तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। यह शादी नहीं बल्कि एक सौदा था जो दोनों परिवारों ने मिलकर किया था, और इसमें दलाल बना था वह पंडित जिसने मीरा के पिता के कहने पर शैली के माता पिता को भी धमकियां मिलने लगी थी कि समझा ले अपनी औलाद को, नहीं तो बिना औलाद रह जाएंगे। ऐसी धमकी सुनकर कांप उठते थे वे, क्योंकि एक शैली ही तो उनका सहारा थी। रोज़ रोज़ की धमकी भरे फ़ोन और परिवार की तरफ से जिल्लत भरी बातें सुन सुनकर मनीष अब तनाव में रहने लगा था। शैली भी बस रोती रहती थी। एक छोटी सी आहट सुनकर भी दोनों डर जाते। ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। ऑफिस आने जाने में भी अब शैली को डर लगने लगा था। हरदम उसे डरा सहमा देख मनीष खुद को गुनहगार समझने लगा था। उसे लग रहा था यह सब उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन दोनों अब अपना कदम पीछे नहीं करना चाहते थे। इसलिए मनीष एक बार गांव जाकर सबको समझाना चाहता था। अगर समझे तो ठीक, वरना एक अंतिम फैसला लेगा। वह यह सोच लिया था उसने। मनीष और शैली को साथ देखकर गांव वालों के तेवर चढ़ गए। मनीष को तो उसके पिता ने घर की दहलीज भी नहीं लांघने दी, तो उसकी बात क्या सुनते। लेकिन फिर भी मनीष ने सबको समझाना चाहा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। इस बात की उन्हें इजाज़त दी जाए। सबके सामने हाथ जोड़े, पांव पड़े, पर कोई उसकी एक भी बात सुनने को तैयार न था। उल्टे उसे चली कटी बातें सुनाई जा रहा था, गालियां दी जा रही थी। गांव समाज के सामने गुहार लगाते लगाते मनीष और शैली का मुंह सूख गया। लेकिन फिर भी किसी को उन पर दया न आई। समझ गया मनीष कि ये लोग पत्थर दिल इंसान हैं, नहीं समझेंगे उनकी बात। इसलिए अब एक अंतिम फैसला लेना जरूरी है। सामने दुकान में पड़ी मिट्टी के तेल की बोतल उठाकर दोनों ने अपने शरीर पर उड़ेल दिया। गांव वालों को भी अब भी यही लगा कि दोनों नाटक कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। मगर जब मनीष और शैली ने अपने शरीर में आग लगा ली तो लोग अवाक रह गए कि यह क्या हो गया। धू धू कर दोनों जलते रहे और लोग बचाओ बचाओ चिल्लाते रहे। खत्म हो गए दोनों, जलकर भस्म हो गए। एक प्यार का दुखद अंत हो गया। जीते जी तो दोनों मिल न सके, मरकर एक हो गए। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई। हमारे देश की यह भी एक अजीब हालत है। पुलिस मौके पर तब पहुंचती है जब गुनाह हो चुका होता है। बेटे की मौत के जुर्म में पुलिस नरेंद्र को पकड़कर ले गई, लेकिन वह 10-20 दिनों बाद ही छूटकर घर आ गया, क्योंकि मनीष और शैली की हत्या तो हुई नहीं थी। पूरे गांव के सामने उन्होंने आत्मदाह किया था। खैर, जो भी हो, पर एक पंडित की गलत भविष्यवाणी
और पिता की ज़िद ने सब बर्बाद कर दिया। किसी का कुछ नहीं गया, न उस कुंडली मिलान करने वाले महाज्ञानी, कर्मकांड करवाने वाले पंडित का, और न ही मीरा के पिता और दबंग भाइयों का, और न ही गांव समाज के लोगों का। जीवन अभिशप्त तो नरेंद्र, मीरा और उसके मासूम बेटे का बन गया। दोस्तों, आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आप वीडियो देखते तो हैं, स्टोरी सुनते तो हैं, लेकिन आप स्टोरी को कभी लाइक शेयर नहीं करते। अगर आप लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट कर दें तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।